स्वतंत्रता के तुरंत बाद का वह दौर जब देश का एक हिस्सा आज़ादी का जश्न मना रहा था, वहीं मराठवाड़ा का क्षेत्र भय और अनिश्चितता के साये में था। महाराष्ट्र के जालना शहर में तब तक आज़ादी का वास्तविक सूरज नहीं उगा था। रज़ाकारों का अत्याचार और सांप्रदायिक आशंकाएं, इन्हीं कठिन स्मृतियों के बीच शब्बीर अहमद अंसारी का जन्म हुआ। उनकी मां एक साहसी बुनकर महिला और पिता शेख दाऊद एक मेहनतकश इंसान थे। हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई के दौरान जब पूरा परिवार जान बचाकर भाग रहा था, तब हिंदू पड़ोसियों ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। ये अनुभव नन्हे शब्बीर के दिल में हिंदू मुस्लिम एकता की पहली और अमिट सीख बन गया। शब्बीर का पैतृक गांव पाथरी था, जहां पीढ़ियों से बुनकरी का काम होता था। गरीबी इतनी गहरी थी कि स्कूल की 4-8 आने की फीस भरना भी मुमकिन न था। लेकिन शब्बीर के भीतर पढ़ने की एक अजीब तड़प थी। वे फज्र की नमाज से पहले उठकर बेकरी से ब्रेड लाकर बेचते, गलियों से गोबर इकट्ठा करते और फिर स्कूल पहुंचते। शाम को दर्जी की दुकान पर काम करते ताकि कुछ आने जुड़ सकें। गरीबी ने उनकी पढ़ाई में कई बार रोड़े अटकाए। चौथी, 7वीं और फिर 9वीं कक्षा में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन हर बार अपनी मां के नैतिक समर्थन के साथ वे वापस लौटे और 10वीं की परीक्षा गणित में 100% अंकों के साथ पास की। जब मुंबई जाकर पढ़ने के सपने टूटे तो शब्बीर ने हालातों से समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें चुनौती दी। एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और जालना के आनंद स्वामी रास्ते पर एक छोटा सा छप्पर डालकर अपनी दुकान शुरू की। उनकी ईमानदारी और कारीगरी ने उन्हें पूरे शहर का बेहतरीन कोट पैंट मास्टर बना दिया। लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। उन्होंने रेडीमेड कपड़ों का कारखाना शुरू किया, जिसमें उन्हें बड़ा घाटा हुआ। कर्ज का बोझ बढ़ा और वे रोजगार की तलाश में मुंबई आ गए। मुंबई ने उन्हें न केवल आर्थिक संघर्ष दिया, बल्कि एक नई सामाजिक राजनीतिक दिशा भी दी। शब्बीर अंसारी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने औरंगाबाद में ओबीसी की एक सरकारी सूची देखी। इसमें जुलाहा, नदाफ और पंजारी जैसी मुस्लिम जातियों को पिछड़ा घोषित किया गया था। ये उनके लिए किसी धक्के से कम नहीं था, क्योंकि तब तक उन्हें यही सिखाया गया था कि इस्लाम में जाति नहीं होती। उन्होंने उलेमाओं और बुद्धिजीवियों से सवाल किए, पर सबने इसे टाल दिया। लेकिन उनके अनुभव कह रहे थे कि भेदभाव मौजूद है। इसी दौरान उनकी मुलाकात अधिवक्ता जनार्दन पाटिल से हुई। पाटिल साहब ने उन्हें बाबा साहिब अंबेडकर, शाहू महाराज और अनुच्छेद 340 के बारे में बताया। यहाँ से शब्बीर दर्जी का रूपांतरण शब्बीर क्रांतिकारी में होना शुरू हुआ। 1981 में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम ओबीसी संगठन की स्थापना की। ये देश का अपनी तरह का पहला मंच था। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें काफिर तक कहा गया। लोग कहते कि वे मुसलमानों को बांट रहे हैं, लेकिन शब्बीर साहब निडर रहे। वे गांव-गांव गए, मोहल्लों में बैठे। 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, तो उनके आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। वे विलास सोनावने जैसे साथियों के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर लोगों को ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रेरित करने लगे। मुंबई की एक मस्जिद में सैकड़ों लोग उनके विरोध के लिए जमा थे। शब्बीर साहब खड़े हुए और बेहद सादगी से 3 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या आप संविधान मानते हैं? सबने कहा हाँ। उन्होंने पूछा, अगर अन्याय के खिलाफ अदालत जाना सही है, तो हक के लिए लड़ना गलत कैसे? और आखिरी वार करते हुए पूछा, अगर इस्लाम में जातियां नहीं हैं, तो समाज में दर्जी, कसाई और बुनकर के नाम पर ऊंच नीच क्यों है? सन्नाटा छा गया। विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन पसमानदा आंदोलन ने वैचारिक जीत हासिल की। शब्बीर अंसारी का आंदोलन केवल कागजों तक सीमित नहीं था। उन्होंने छपरबंद, मदारी, सांप सपेरा और ईरानी बलूची जैसे उपेक्षित समुदायों को जोड़ा। जब प्रशासन ने उनकी मांगों को अनसुना किया, तो उन्होंने अनोखे प्रदर्शन किए। एक बार तहसील औरकाल्य में प्रशिक्षित बंदरों और सांपों को छोड़ दिया गया। अधिकारियों की मेजों पर जब बंदर नाचने लगे और सांप रेंगने लगे, तब प्रशासन को समझ आया कि जिन लोगों का जीवन ही इन जोखिमों में है, उनका हक दबाना मुमकिन नहीं है। ये शब्बीर साहब की रचनात्मक राजनीति थी। 1990 का दशक आंदोलन के लिए स्वर्णिम काल था। महान अभिनेता दिलीप कुमार इस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने संगठन की सदस्यता ली। उन्होंने शब्बीर साहब के साथ लखनऊ, औरंगाबाद और मुंबई में रैलियां की। दिलीप साहब अक्सर कहते थे कि पसमानदाओं के हक को धर्म से नहीं, सामाजिक न्याय से जोड़कर देखना चाहिए। उनकी उपस्थिति ने आंदोलन को ग्लैमर नहीं, बल्कि वो राष्ट्रीय पहचान और विश्वसनीयता दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। हसन कमाल और असगर अली इंजीनियर जैसे बुद्धिजीवियों ने भी इस कारवां को मजबूत किया। संघर्ष का नतीजा तब निकला जब 1995 में मनोहर जोशी की सरकार और 2001 में विलासराव देशमुख की सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए। अब शब्बीर अहमद अंसारी के हस्ताक्षर को ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए सहायक साक्ष्य मान लिया गया।
ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विचार की जीत थी। जिन लोगों के पास अपनी पहचान के कागज नहीं थे, उनके लिए अब सरकारी नौकरियों और शिक्षा के दरवाजे खुल गए थे। शब्बीर अहमद अंसारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत महाराष्ट्र के उन हजारों युवाओं के रूप में जिंदा है जो आज डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर हैं। उन्होंने सिखाया कि पिछड़ा होना शर्म की बात नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खामोश रहना सबसे बड़ी कमजोरी है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सिलाई की सुई से सामाजिक न्याय की फटी हुई चादर को रफू करने का काम किया। पसमानदा आंदोलन का ये चिराग हमेशा रोशन रहेगा।